इतिहास में बहुत कम किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका संघर्ष, जिनकी लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तौली जाती है। रक्त रंजित में आज कहानी ऐसे ही एक किरदार, महाराणा प्रताप और उनकी धरती मेवाड़ की। 1560 से 70 का दौर, इस दौर में अकबर की तलवार की चमक के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक था। जब अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली के पद पर पहुंच गए और भारत के बादशाह बन गए, 10 साल के अंदर उन्होंने मुगल एम्पायर पंजाब से लेकर के बंगाल तक खींच गए थे। ऊपर कश्मीर से लेकर के विंध्यास तक उन्होंने बढ़ा दिया था। अकबर का अपना एक दृष्टिकोण था, अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और स्वाभाविक रूप से मेवाड़ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सारा राजस्थान कुछ अपवादों को छोड़ करके धीरे धीरे उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। एक स्वतंत्र मेवाड़ उत्तरी भारत से रहे, उसको कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये अकबर के मन में बड़ी आकांक्षा थी, लालसा थी, कोई भी आदमी स्वतंत्र ना बीच में खड़ा हो, और चूंकि कोई स्वतंत्र खड़ा है तो मैं उसको अपने अधीन बनाऊं। धीरे धीरे तमाम छोटे मोटे स्टेट्स उनके कब्जे में आ गए। राजस्थान में राजपूत को उन्होंने मना दिया था। अकबर अपना राज्य विस्तार कर रहा था, लेकिन उसकी नीति अलग थी। वो लड़ाइयों के साथ शासक वर्ग में राजपूतों को अपना दोस्त बनाना चाहता था। मित्रता का 3 रूप हमारे यहाँ मिलता है। एक ऐसे कि जिन्होंने बिना संघर्ष किए उसकी अधीनता स्वीकार की। अकबर उत्साही हो चुका था राजकुमारी आमिर राजकुमारी के साथ विवाह करने के। उसे लग रहा था कि हर राजा जो है वो अपनी राजकुमारी, अपना इस तरह के पारिवारिक संबंधों के द्वारा वो एक राजनीतिक स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरे ऐसे हैं कि जिन्होंने संघर्ष के बाद में अधीनता स्वीकारी, और मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था कि जिसने संघर्ष भी किया और जीवन में कभी भी दोनों शासक उदय सिंह या प्रताप, उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ और मेवाड़ राज अकबर को नहीं मानते थे। वो कहते थे हम राजपूत कोई मुगल के अंदर कभी नहीं रहेंगे। जो चित्तौड़ और मेवाड़ की लोकेशन थी, वो लोकेशन थी जो कि अकबर का ट्रेड रूट गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो उनके कारवान आते थे, जो कॉमर्स होता था, वो उसके ऊपर था। जितने भी कारवान हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, व्यापार के भी। अगर उसे दक्षिण जीतना है और स्थायित्व रखना है, जीतना अलग बात है, दक्षिण को जीतकर वहाँ पे अपना स्थायी शासन जमाना है, तो उसे बीच के जो रास्ते हैं उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। उस दृष्टि से वो मेवाड़ भी लेना चाहता था। आखिर में अकबर ने सोचा कि मैं चित्तौड़ को जाकर के कब्जा कर लूंगा और मिलिटरली उनको खत्म कर लेता हूं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। मेवाड़ वही राज्य था जिसके राजा राणा सांगा ने बाबर को सबसे कठिन चुनौती दी थी। साल 1567 में राणा सांगा के बेटे उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा थे। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर हमला करने का फैसला किया। अगस्त 1567 में अकबर ने उसका कैंपेन शुरू किया। दिल्ली से जब निकला उसने किसी को नहीं कहा कि मैं चित्तौड़ के अगेंस्ट जा रहा हूं, बल्कि उसने कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूं, और बाकी सेना उसे बाद में उसे मिली। वो आगे पहुंच गए चित्तौड़। तकरीबन नवंबर में उन लोग चित्तौड़ को घेरा डाल दिया था। चित्तौड़ भारत का सबसे मशहूर, मजबूत और सबसे मशहूर किला था। उसकी लंबाई थी तकरीबन 5 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई थी तकरीबन 1 किलोमीटर। एक पहाड़ पर था, 3 साइड पर तो पहाड़ थे जहां से हमला नहीं कर सकते थे। हमला सिर्फ दक्षिण से हो सकता था, और इस दिशा में उनके 7 लेवल ऑफ गेट्स थे। एक दुश्मन को 7 लेवल को पार करके फिर वो गढ़ के अंदर पहुंच सकता था। चित्तौड़ को कब्जा करना आसान बिल्कुल नहीं था।
अकबर ने पहले उसे घेरा डाल दिया। उन्होंने तीनों साइड से उनकी एक बड़ा हिलॉक सा बना दिया, जिसके ऊपर उनकी आर्टिलरी लगाई हुई थी। उन्होंने एक मोर्टर भी खुद कंस्ट्रक्ट किया था उधर, जो कि हाइट से ऊपर चित्तौड़ के अंदर गोला फेंक सकते थे। स्थिति ये बनती है कि उदय सिंह ने वार काउंसिल के संबंध में बातचीत की, बैठक बुलाई और ये दरबारियों से भाई क्या किया जाए, जब युद्ध तो थोपा गया, करना है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबने ये कहा कि साहब हम सबमिट नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। 1567 में जब चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ, उस वक्त उनको ये सलाह दी गई थी उदय सिंह को कि आप सपरिवार यहाँ से चले जाइए। सारी जो वार काउंसिल थी, युद्ध परिषद थी, युद्ध परिषद ने एक मत से निर्णय लिया था कि सपरिवार यहाँ ज़्यादा है, जाना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष चलाई रखना है और संघर्ष चलाई रखने के लिए महाराणा और उसके परिवार को जीवित रखना ज़्यादा जरूरी है और इसलिए उनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया। लिहाजा उदय सिंह को, महाराणा उदय सिंह को राज परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और वो ऊपर पहाड़ियों पे चले गए, उदयपुर के लिए, और उन पहाड़ियों के में वो जा कर के रहे। यहाँ का उन्होंने जो जिम्मेदारी दी वो जयमल को जिम्मेदारी दी। जयमल राठौड़ है, बड़ा वीर पुरुष है, उनका सर्वाधिक विश्वस्त आदमी है। अकबर ने पहले उसे घेरा डाल दिया। 1 महीने लगातार उसके ऊपर बम्बार्डमेंट डालते रहे। तोपखाना था ये अकबर के पास, परंतु उसकी मारक क्षमता इतनी नहीं थी कि जहाँ पर वो स्थापित था चित्तौड़ की दूरी पर कोई असर डाल सकता। उन्होंने उसके टैक्टिक्स बदल दिए। फिर नवंबर में अकबर ने उसका पहला हमला डाला। मिड नवंबर में पहला हमला करा, जो कि बहुत कैजुअलिटीज के साथ तोड़ा गया था। 7 इस प्रकार के हमले राजपूतों ने तोड़ दिए। बहुत भारी कैजुअलिटीज अकबर के आर्मी को हुए और तब अकबर समझ गया कि अभी एक नॉर्मल कन्वेंशनल अटैक से मैं ये किला को हासिल नहीं कर सकता। तो तोपखाने को पास ले जाने के लिए एक साबात का निर्माण किया। साबात मीन्स कवर्ड गैलरी बनाने। साबात एक प्रकार का ट्रेंच होता है, जिसके ऊपर लकड़ी और चमड़े का कवरिंग होता था। उसकी चौड़ाई थी, जो कहते हैं 10 soldiers could move abreast and 1 elephant could move through it। यानी कि तकरीबन 15 फुट गहरी होगी और तकरीबन 10 फुट चौड़ी होगी। सपा तो पहुंच गया था दीवारों के नीचे। अभी वो कहते थे कि नीचे उन लोग बारूद लगाते। उनका मकसद था कि ये दीवार के नीचे पहले एक माइन को उड़ा देंगे, जब दीवार कमजोर हो जाएगी दूसरा उड़ा देंगे ताकि दीवार गिर जाए और इस गैप के अंदर हम उनसे हमला करेंगे। पहला माइन तो उड़ गया, लेकिन दूसरा माइन इसी शॉक से प्रीमैच्योरली डिटोनेट हो गया। इस धमाके में मरने वाले ज्यादातर अकबर के करीबी मुगल अफसर थे। 20 तो ऐसे थे जिनसे अकबर का पारिवारिक रिश्ता था। मुगल बादशाह अकबर के लिए यह बड़ा सदमा था। 30 अक्टूबर 1567 से अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था, लेकिन चित्तौड़ न झुका और न ही टूटा। 1568 का फरवरी महीना आ गया। भाग्य ने एक बार फिर करवट ली। मुगल फौज जितना गोला बारूद बाहर से इस्तेमाल करके और उस सुदृढ़ दुर्ग को ध्वस्त करने में लगाती थी, रात में अगले दिन लगातार उसकी मरम्मत जो है वो कराते थे। दिन 23 फरवरी का दिन था। ऐसी एक आदमी मरम्मत करा रहा था। अकबर की आदत थी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था और हर रात उस प्लेटफॉर्म पर जाते थे, जो एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन पोस्ट था। तो दूर से वो भले ही आदमी की बहुत दूरी बढ़ने के साथ कद छोटा हो जाता है, लेकिन ये लगा कि ये आदमी इनमें लीडर है शायद। वो कहते हैं अकबर एक क्रैक शॉट था, उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। तो अकबर ने वो बंदूक का निशाना लिया और गोली चलाई अपने हाथ से। और गोली अपने निशान पर पहुंच गई। वो आदमी गिर गया। और रात को वहाँ जो कुछ किले से आग की लपटें दिखाई दी, उसने उस शक को मजबूत कर दिया, उस संदेह को कि मारे जाने वाला जो गोली लगी है, मरा हो या ना मरा हो,
लेकिन गोली उस महत्वपूर्ण आदमी की ही लगी है जो राणा के एकदम नेक्स्ट टू राणा था। वो आदमी था जयमल राठौर, जो कि कमांडर था चित्तौड़गढ़ का। उस रात तकरीबन 300 राजपूत लेडीज ने जोहार अपनाया। उन्होंने अपने आप को जला दिया दुश्मन के हाथ आने से पहले। अगले दिन सुबह राजपूत सेना ने केसरिया बाना पहना के भी अब अंतिम युद्ध होना है। मुंह में तुलसी का पत्ता रख दिया और साका या फाइनल चार्ज के लिए तैयार हो गए। चित्तौड़गढ़ की दीवार खुल गए, राजपूत आगे आ गए, लेकिन तब तक तो मुगल सेना उनके लिए तैयार थी। फाड़ के ऊपर डाल करके हर एक योद्धा को खत्म कर दिया गया। अब चित्तौड़ का पतन हो गया। 24 फरवरी लड़े और शाही पक्ष जीत गया। असली ट्रेजेडी तो इसके बाद हो गई जब चित्तौड़ के दरवाजे खुले। अकबर खुद अंदर गया चित्तौड़गढ़ के अंदर 300 सैनिक के साथ, और उसने ऐसा काम किया कि उसके दरबारी इतिहासकार भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे। वो कि चित्तौड़ किले पर अधिकार करने के बाद 3 दिन वहाँ रहा और 3 दिन में जनरल मैसेकर, उसके सुपरविजन के अंदर 30,000 हिंदू सिविलियनों का कत्ल हुआ। ये ऐसा कलंक है अकबर के मुंह पर कि उसने शांत, गैर सैनिक, निर्दोष नागरिक, जो चित्तौड़ का भरा पूरा शहर था, 30,000 लोग थे वो, उसने कत्ले आम करने की इजाजत दी। उसने सैनिकों से कहा कि कत्ल सबका नरसंहार करिए। चित्तौड़ से आगरा लौटते हुए मुगल बादशाह अकबर ने फतहनामा-ए चित्तौड़ जारी किया। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा तो हो गया, लेकिन मेवाड़ झुका नहीं। मेवाड़ का एक बड़े इलाके पर अभी भी महाराणा उदय सिंह का ही राज था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रताप सिंह महाराणा बने, लेकिन इस बार अकबर ने अपनी रणनीति बदलकर मेवाड़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस नीति के तहत अकबर ने अपने दूत मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के पास भेजे। पहले अपने भरोसेमंद दरबारी जलाल खान को भेजा, लेकिन जलाल खान को मेवाड़ से खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर अकबर ने तुरुप का पत्ता खेल दिया। अप्रैल 76 में कुंवर मानसिंह को भेजा कि आप जाओ राजपूत होने के नाते और महाराणा प्रताप से बात करें, ऐसा सहमति बने, हमारे हो जाए, अधीनता स्वीकार करें। अकबर ने 2 कारणों से भेजा। सफल हो तो उसका मकसद पूरा हो जाता है, असफल होगा तो राजपूतों में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तत्परता पैदा कर सकता हो। महाराणा प्रताप के पास ये पहुंचे और इनका रात का शाम का खाना रखा गया, भाई आपके फलां जगह झील पर जो है वो भोजन होगा। लेकिन महाराणा ने कुंवर को ही भेजा, कुंवर अमर सिंह को। अब मानसिंह गुस्सा हुआ, काफ़ी नाराज हुआ और बाद में ये हुआ कि वो मीटिंग डिस्पर्स हो गई, वो इधर चल दिए। तो चलते समय बल्कि उन्हें ये भी कहा गया कि भाई अपने फूफा को भी ले आना साथ, आप तो आओगे, उन्हें भी ले आना, यानी अकबर को भी ले आना। शिष्टमंडल की असफलता के बाद में युद्ध अवश्यंभावी था। अप्रैल 1576 में अकबर जब वो अजमेर था, अजमेर में उसने घोषणा की कि प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी जाएगी और मानसिंह को नेतृत्व दिया। और मानसिंह दिल्ली से निकला, उनके साथ थे 5,000 खुशवाहा राजपूत, उनके खुद के राजपूत, 5,000 मुगल फौज, 100 एलिफेंट्स। महाराणा प्रताप के साथ थे तकरीबन 3,000 राजपूत, 500 अफगान भी थे
हकीम शाह सूरी के अंदर, जो भी अकबर के बरखिलाफ थे, उनके साथ 100 हाथिया थे और 1000 भील ट्राइब्स थे जो कि वहां की लोकल्स थे। दोनों आर्मी एक जगह पर मिले, वो जगह थी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी उस ढंग से मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ढंग से अकबर के प्रताप को ज़्यादा सूट करती थी, इसलिए हल्दी घाटी बहुत तंग रास्ता है। बदौनी ने लिखा कि 2 घोड़े असवार एक साथ उस में नहीं जा सकते। हल्दी घाटी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं था। एक छोटी घाटी थी 5 किलोमीटर लंबी, तकरीबन वो कहते थे कि चौड़ाई थी 1 किलोमीटर की, पर घाट के अंदर से सिर्फ 2 या 3 लोग इकट्ठा जाते थे। मुगल सेनाएं हल्दी घाटी में लड़ने की नहीं सोचे थे, उनका उद्देश्य था गोगुंदा जाने का, और गोगुंदा जाने के लिए मोलेला नामक स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। और जब प्रताप को पता लगा, वो युद्ध परिषद को बुलाया। उसमें 2 तरह के ओपिनियन थी कि युद्ध कैसे किया जाए। जैसे राम शाह तंवर वगैरह ग्वालियर के जो थे, उन्होंने कहा कि हमें छापामार युद्ध से करना चाहिए। नवयुग वर्ग था, उन्होंने कहता नहीं, इन लोगों को तो अपने जीवन की ज़्यादा शायद परवाह है, और इसलिए नहीं, हम तो युद्ध राजपूत तरीके से लड़ेंगे युद्ध के मैदान में। 21 जून 1576 राणा प्रताप के राजपूत घाट छोड़ करके आगे आकर के डिप्लॉय किए गए। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर मुगल सेना ने भी उसी प्रकार डिप्लॉय किया था। पहला हमला तो राजपूतों ने किया। उनका लेफ्ट फ्लैंक, जिसमें तकरीबन 500 राजपूत और 500 अफगान योद्धा थे, पूरी ताकत से हमला किया उनके हरावल पर, उसे तितर बितर कर दिया। साथ ही साथ मानसिंह के लेफ्ट फ्लैंक पर यह हमला कर दिया। साथ ही साथ राजपूतों का राइट फ्लैंक से भी हमला कर दिया। और अगर आप देखा जाए, इस जगह के अंदर राजपूतों के दोनों अटैक ने मुगलों को एक टाइट नॉट के अंदर से बांध दिया था। तो युद्ध का पहला आक्रमण इतना तेजी से हुआ कि खुद वो मुस्लिम इतिहासकार कहता है कि सेनाएं, मुगल सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई और बनास नदी के दूर जाकर के, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर तक भाग गई। अब लड़ाई राजपूतों के हाथों में थी, और जो कमांडर था मीतीर खान, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अकबर बादशाह आ रहे हैं, अकबर बादशाह खुद आ रहे हैं लड़ाई जीतने के लिए। ये सुनकर के जो मुगल लाइन्स थे, जो कि हिल रहे थे, खड़े हो गए। उनमें थोड़ा हौसला आ गया। युद्ध के बारे में अबुल फजल कहता कि युद्ध ऐसी सीमा पर पहुंच गया जहां पर इज्जत महंगी, जान सस्ती हो गई। अपनी जान दे दें, इज्जत बचाने के लिए सारा युद्ध हो रहा था। और मानसिंह ने देखा कि शायद स्थिति गंभीर हो गई। तब उन्होंने उनके इल्तमिश, जो रिजर्व्स थे, 1000 घोड़सवार, उनको आदेश दिया तो आगे जाओ और रीइंफोर्स करो। इल्तमिश आगे आ गए। राइट फ्लैंक जो उस वक्त हिल रहा था, उनके दिशा में पहुंच गए। बड़ी दुर्धर्षता चल रही है युद्ध की। एक एक क्षण मानो बहुत लंबा सा जा रहा है। केवल विनाश ही विनाश है। केवल आदमी कट रहा है। आदमी नहीं कट रहा, पशु भी कट रहे हैं, घोड़े भी कट रहे हैं, हाथी भी कट रहे हैं, तमाम चीज़ हो रही है। ऐसी स्थिति में राणा प्रताप बहुत देर अटैक को बनाए नहीं रख सके, और चूंकि संख्या बहुत ही कम है, संख्या बल तो है ही नहीं। अब राणा प्रताप समझ गए कि बस इस लड़ाई को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो किसी ना किसी तरह से मानसिंह को खत्म कर सकते हैं। वो और अपने 20 या 30 वफादार बॉडीगार्ड मुगल लाइन को काट काट करके आगे मानसिंह के हाथी की तरफ पहुंच गए। जैसे ही मानसिंह कुंवर का हाथी दिखता है तो चेतक के पैर उसने उसके हाथी के माथे पर लगा दिए। इन्होंने देखा मानसिंह के भाई तुझे देख रहा हूं, इन्होंने भाले का वार किया जबरदस्त, और राणा प्रताप ने अपना भाला फेंका। ये इतने फोर्स से फेंका कि मानसिंह का जो महाउत था, जो हाथी को कंट्रोल कर रहा था, उसके बीच में से होकर के उनके हौड़े पर जाकर के
और दूसरा हमला के लिए राणा प्रताप को वक्त नहीं मिला। जो मैं आपको कह रहा हूं तकरीबन 10 सेकंड के अंदर हो गया था। इस टाइम में बाकी मुगल सेना भी उसके नजदीक आ गए और राणा प्रताप को घेर लिया। तो बीदा झाला ने इनका मुकुट जो है, राज मुकुट, अपने इनके सिर से एकदम अचानक खींच लिया और अपने पे धारण कर लिया और इनसे कहा आप चले जाओ, आप रह जाओगे तो फिर से लड़ाई होगी, नहीं कैसे होगा। चेतक ने उनको लेकर के हल्दी घाटी की तरफ ले गए। मुगलों ने तब तक देख लिया कि राणा प्रताप भाग रहे हैं, वो भी राणा प्रताप के पीछे आ गए और एक चेतक आगे बढ़ता रहा। आगे एक घाई थी, एक चौड़ी सी घाई, जो कि चेतक ने आखिरी छलांग मार करके उनको सेफ्टी की दिशा में ले गए। बदायूं में खुद लिखता है कि प्रताप की सेना के दोनों भाग एक साथ हुए और पहाड़ों में की तरफ चले गए। और उसने आगे लिखा कि हमने प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया गया, हमारी सेनाएं बहुत थक गई थी, बिल्कुल के मगज पिघलने जैसी गर्मी थी, उसके कारण से हमने। अब उसका परिणाम क्या निकलता है? अगर ये पक्ष शाही जीता है तो आखिर जब ये जीतकर पक्ष आया हुआ है तो बादशाह ने अपने जो जनरल को भेजा है उससे ही मिलने के लिए उसने बैन लगा दिया, डोरी बंद कर दी मान सिंह की। आखिर ऐसा क्यों करता अगर शाही पक्ष जीतता तो? जीत एक टैक्टिकल विक्ट्री हो गई थी अकबर के लिए। वो लड़ाई तो जीत गए थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो अकबर हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि राणा प्रताप पीछे चले गए। ठीक होकर के अगले 20 साल के लिए ये संघर्ष उनका जारी रहा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।